बीरबल ने खोली 3 दरबारियों की पोल। क्या आप जानते हैं कि दरबार में केवल एक नहीं, 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने बीरबल को बड़ी चुनौती दी थी और अकबर की आंखों में भी धूल झोंकी थी। पर बीरबल ने न सिर्फ उनकी पोल खोली, बल्कि एक ऐसा राज उजागर किया कि दरबार में सभी चौंक पड़े। क्या वह राज आज भी छिपा हुआ है, या बीरबल ने वो राज सबके सामने ला दिया? ये कहानी एक दिन की है, जब अकबर के दरबार में माहौल कुछ बदल सा गया था। दरबारियों के चेहरों पर न तो मुस्कान थी, न ही वो चमक थी जो हमेशा होती थी। अकबर ने देखा और उनका मन थोड़ा चिंतित हो गया। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, बीरबल, दरबार में ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ बदल सा गया है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, कुछ अजीब हो रहा है। दरबार के 3 सबसे करीबी लोग, जिन्हें आप हर समय अपने पास रखते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। इनकी चालाकियों को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख चुका हूं। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो बीरबल? दरबार के ये लोग जो मेरी आंखों के सामने रहते हैं, वे गलत कर रहे हैं? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, हां, जहांपनाह, तीनों दरबारी आपसे कुछ छुपा रहे हैं और मैं आपको ये दिखा सकता हूं। अकबर ने कहा, फिर हमें इनकी पोल खोलनी होगी। पर क्या तुम जानते हो कि ये कौन लोग हैं? बीरबल ने गंभीर होते हुए कहा, ये वो लोग हैं जो आपकी महिमा को बढ़ाने के बजाय अपनी खुद की सत्ता और राज बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। पहला व्यक्ति, जो हमेशा आपके पास बैठकर धर्म की बातें करता है, वास्तव में अपने फायदे के लिए आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरा, जो आपके लिए युद्ध रणनीतियां तैयार करता है, वो अपनी मित्रों के साथ मिलकर आपकी सेना को कमजोर कर रहा है। तीसरा, जो आपकी मदद के नाम पर हर काम को अत्यंत जरूरी बताता है, दरअसल वही आपकी संपत्ति में हेरफेर कर रहा है। अकबर ने गहरी नजरों से बीरबल को देखा। बीरबल, तुम इन तीनों की पोल कैसे खोलोगे? बीरबल ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे सब पता है जहांपनाह, और यही समय है जब मैं इनकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। लेकिन इसका एक रहस्य है जिसे मैं आज नहीं खोल सकता। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इसका असर पूरे दरबार पर पड़ेगा, और आपको यह रहस्य जानने के लिए थोड़ी और देर इंतजार करना होगा। अकबर एक पल के लिए चुप रहे और फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, तो फिर क्या करना होगा हमें? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों की सच्चाई सामने आ जाए, तो एक गहरी योजना की आवश्यकता होगी, जहां मैं और आप दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये कोई साधारण योजना नहीं होगी। ये योजना आपके विश्वास पर आधारित होगी, और ये आपको बड़े फैसले लेने के लिए तैयार करेगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो योजना बीरबल? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, इसका जवाब मैं अगले भाग में दूंगा, जहां हम इन तीनों के असली खेल को उजागर करेंगे, और आप जान पाएंगे कि उनके सामने कौन सा बड़ा सच था जिसे आपने अब तक नहीं जाना। अकबर और बीरबल के साथ मिलकर तीनों दरबारियों के राजों को सामने लाने का वक्त आएगा, और उन राजों का खुलासा दरबार में उस दिन क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। अगला भाग जारी। जैसे ही बीरबल ने दरबार में सबको चुप रहने का इशारा किया, अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, बीरबल, अब वो समय आ गया है जब हमें इन तीनों दरबारियों की सच्चाई को सामने लाना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरी उम्मीद है कि तुम हमें सच दिखाओगे। तुम्हारा निर्णय सटीक है। एक बार फिर अपने चतुर दिमाग को उदाहरण में लाना होगा, और दरबारियों दरबार में किसी और को इस तरह की करतूतें करने की हिम्मत न हो। जहांपनाह, सभी दरबारी मैं और दरबारियों के क्षणों से गुजरने दूंगा। बीरबल की अगर वे सच बोल रहे हैं, चतुराई को देखकर कोई परेशानी नहीं चकित थे। लेकिन एक सवाल अभी भी सबके दिमाग में था, तो दरबार में हर किसी को बीरबल ने असली चेहरे दरबारियों को ही बेनकाब किया। अकबर ने सहमति जताई और छिपा हुआ बीरबल ने 3 दरबारियों को नहीं उजागर कर पाया। पहले दरबारी भाग में बीरबल जो हमेशा कदम की बात करता था, क्या दरबार में और भी गहरे राज छिपे हुए हैं के मार्ग पर चलने की बातें बीरबल और अकबर उजागर करेंगे? खुद भी उस पर चल रहे हो? क्या बीरबल ने पहला दरबारी घबराया किसी और के थोड़ा रुककर पहचान की है? जहां तीसरा भाग
मैं केवल अपने कार्यों में ही धर्म दरबारियों की करता हूँ। पर्दे के पीछे बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कभी सोचा है तुम्हारे पास जो दरबारियों ने बीरबल के सामने धर्म के विपरीत कार्य कर रही है? तुम्हारे घर में सचमुच दोषी की मूर्ति है या फिर जिसे तुम लोगों से छुपा रहे हो? मास्टरमाइंड था। ये सुनते ही दरबारी का चेहरा बैठा था। दरबार में हलचल मचते हुए कहा, तुमने दरबारियों की सच्चाई सामने आ चुकी छुपाया था, मगर बीरबल की समझ में आ गया। अब भी बेचैनी बारी आई दूसरे दरबारी की। अकबर ने जब देखा कि बीरबल शांत नहीं, रणनीतियां तैयार करता था, उन्होंने पूछा, बीरबल ने उससे पूछा, अब जब हमने दोषियों को पकड़ लिया है कि हमारी सेना बलवान सोच में क्यों हो, लेकिन क्या तुमने हमारी सेना के भीतर मुस्कान के साथ कमजोर कड़ी नहीं बनाई? दूसरा दरबारी चुप रहा। इन तीनों और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई बीरबल ने आगे जो पर्दे के पीछे से अपने मित्रों से मिलकर चला रहा था। हमारी सेना में तीनों से अलग किया है, पर तीनों हम आने वाले युद्ध में असली गुनहगार अब तक सामने नहीं आया। ये चाल अब सामने आ गई। आंखें सिकुड़ गई। दूसरे दरबारी ने डर के मारे कोई और भी है? कौन? और अकबर बीरबल ने गुस्से से कहा, जहां पना तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। कभी कोई काम अपने नाम से नहीं किया, कार्रवाई की जाएगी। वो हमेशा दूसरों को दरबारी की बारी आई। वो न तो अकबर के नाम ज्यादा बोलता है, हर काम को नहीं ज्यादा जरूरी बताता मगर उसकी योजनाएं सबसे बीरबल ने उसे देखा। अकबर ने और गंभीर होकर पूछा, तुम जो अकबर की मदद करने का दावा करते हो? बीरबल ने कहा, क्या तुम वास्तव में उसकी संपत्ति को सुरक्षित रख रहे हो? उसके खिलाफ एक तीसरा दरबारी बुरी तरह घबराया और बोला, बस एक मैं सिर्फ मोहरा गिरना काम कर रहा हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल ने धीरे से कहा, पूरा करो, लेकिन तुम्हारी उन संपत्तियों के दस्तावेज, मुझे सच्चा गुनहगार तुम्हारे पास है, चाहे वो अकबर के पास नहीं है। इसी रात उन संपत्तियों में बीरबल ने दरबार के पुराने कक्ष में और उनका इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए कर दरबारी भी वहां था। तुम्हारी ये सच्चाई अब सामने सादा लगता था। तीनों दरबारी नाम अपनी गलती स्वीकार कर चुके थे। नसीरुद्दीन और दरबार में न तो वो ऊंची आवाज में बोलता। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, लेकिन बीरबल ने मेरी आंखों में वो चुपचाप चलती लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा और मेरे दरबार को नसीरुद्दीन से पूछा, आप इन तीनों दोषियों से के सामने संबंध रखते हैं? और अब नसीरुद्दीन मुस्कुराया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मामूली सा सलाहकार हूँ, ये लोग नहीं जानते मुझसे क्या लेना देना। बीरबल ने कहा, कदमों को ट्रैक करता है, तो बहुत कुछ लेना देना है। छोटी सी गुजारिश भी सोचते कि जो वजह से आप दूसरों से दरबारियों को भी एक संदेश जाना चाहिए। बीरबल पकड़ ले तो उसका अंजाम क्या होता है? और तभी बीरबल ने एक इशारा किया। दीवार के पीछे छिपे तीनों दरबारी बाहर आ गए। अब अपराधी नहीं बल्कि गवाह बन चुके थे। हमने जो कुछ किया साहबजादा के कहने पर किया। हमने सोचा वो खुद को बचा लेंगे और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पहला दरबारी बोला। नसीरुद्दीन का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने नसीरुद्दीन को तुरंत दरबार में बुलाया। बीरबल ने उसे सामने लाकर कहा, जहां पनाह, यही है वो परछाई जो दरबार को अंधेरे में ले जा रही थी। अकबर ने नजरें गड़ाकर पूछा, नसीरुद्दीन, क्या तुम इस आरोप को स्वीकार करते हो? नसीरुद्दीन कुछ बोलने ही वाला था कि बीरबल ने कहा, आपका जवाब बाद में लेंगे, लेकिन आपके कमरे से जो चीज मिली है वो जवाब पहले ही दे चुकी है। और यही आती है कहानी में एक और परत। उस कमरे से आखिर क्या मिला था जिससे बीरबल को मिला असली सुराग? क्या नसीरुद्दीन अकेला था या उसके पीछे दरबार से बाहर तक फैली कोई बड़ी साजिश थी? बीरबल को कमरे से क्या ऐसा मिला जिसने पूरी सच्चाई खोल दी? अगले भाग में जानिए, जब बीरबल उस रहस्य से उठाएंगे पर्दा जो सिर्फ दरबार ही नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। चौथा भाग जारी। क्या आप जानना चाहते हैं कि बीरबल ने आखिर ऐसा क्या ढूंढ निकाला था नसीरुद्दीन के कमरे से जिसने पूरी साजिश की जड़ें हिला दी? क्या नसीरुद्दीन अकेला था या उसके पीछे था कोई और भी ताकतवर? सारे दरबारी गूंगे बहरे से खड़े थे और दरबार की दीवारों पर जैसे रहस्य की परछाइयां घूम रही थी। नसीरुद्दीन, जो अब तक शांति की मूर्ति बना फिरता था, अब कांप रहा था। अकबर के चेहरे पर कठोरता थी और बीरबल की आंखों में गहरी सच्चाई की चमक। बीरबल ने धीरे धीरे एक छोटा सा तांबे का संदूक दरबार में लाकर खोला। उस संदूक में थी 3 चिट्ठियां, एक नक्शा और एक गुप्त मोहर। पहली चिट्ठी तीनों दरबारियों के नाम लिखे हुए थे और उनके कार्यों की पूरी योजना
उसमें दर्ज थी। दूसरी चिट्ठी बाहरी राज्य के एक मंत्री को लिखी गई थी, जिसमें यह वादा किया गया था कि जल्द ही अकबर का दरबार भीतर से बिखर जाएगा। तीसरी चिट्ठी किसी रहस्यमयी हस्ताक्षर से लिखी थी, आरिफ। अकबर ने चौंक कर पूछा, आरिफ कौन है? बीरबल ने गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, यही अगला कदम है। नसीरुद्दीन केवल एक मोहरा था। असली खेल किसी और ने रचा था, और वो आज भी बाहर कहीं है। अकबर ने पूछा, तो हम क्या करें बीरबल? बीरबल ने कहा, हमें उस व्यक्ति को बाहर लाने के लिए एक नकली संदेश भेजना होगा। एक संदेश जो आरिफ को लगे कि उसकी योजना काम कर रही है और वो खुद आगे आ जाए। अकबर ने सिर हिलाया, और अगर वो समझ गया कि हम जाल बिछा रहे हैं? बीरबल मुस्कुराया, तो जहांपनाह, फिर अगली चाल मेरी होगी, और वो चाल ऐसी होगी कि शिकार खुद चलकर दरबार तक आएगा। अंत में बीरबल ने कहा, एक सप्ताह बाद दरबार में एक विशेष सभा रखी जाएगी, जहां उस आरिफ को आमंत्रण भेजा जाएगा। लेकिन इस सभा में जो होगा वो पूरे इतिहास को बदल सकता है। कौन है ये R.F? क्या वह किसी बाहरी राज्य का जासूस है, या दरबार का ही कोई पुराना चेहरा? बीरबल की अगली चाल क्या होगी, और क्या वो इस खेल को खत्म कर पाएंगे, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? अगले भाग में जानिए, जब बीरबल लगाएंगे वो आखिरी दाव, जो या तो दरबार को बचा लेगा या सब कुछ डुबो देगा। भाग। क्या आपने कभी सोचा है कि जब शिकारी जाल बिछाता है तो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? शिकार फंसने से पहले उसे जाल की बू लग जाए। और अगर शिकार भी चालाक हो तो क्या होगा जब वो खुद ही शिकारी को जाल में फंसा दे? दरबार में सबकी नजरें उस विशेष सभा पर टिकी थी, जो बीरबल ने एक सप्ताह बाद रखवाई थी। खास बात यह थी, इसमें सिर्फ खास लोगों को आमंत्रित किया गया था। उनमें से एक गुप्त संदेश गया था उस रहस्यमयी हस्ती के लिए, R.F। सभा वाले दिन दरबार में सजावट भी साधारण नहीं थी। छत के कोनों में छुपे सिपाही, पर्दे के पीछे तैनात जासूस, और हर गली से आती खबरों पर नजर रखने वाले गुप्तचर, और उस सिंहासन पर बैठे अकबर, जिनकी आंखें किसी तूफान के इंतजार में थी। बीरबल ने सभा की शुरुआत करते हुए कहा, आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आज हम उस साया को उजागर करेंगे जो इस दरबार की नींव को खोखला कर रहा था। तभी एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। एक लंबा कद, सफेद दाढ़ी, रेशमी साफा और गहरी आंखें। उसने दरबार के बीच में आकर कहा, बीरबल, मुझे बुलाया गया था और मैं आ गया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। स्वागत है, रियासते फरीदाबाद के महामंत्री रियाज फरीदी साहब, यानी R.F। दरबार सन्नाटे में डूब गया। अकबर उठ खड़े हुए। रियाज फरीदी, तुम तो हमारे पुराने सहयोगी थे। क्या तुम ही थे जिसने मेरे दरबार में फूट डालने की कोशिश की? रियाज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सहयोगी वही होता है जो बराबरी का सम्मान पाए, और आपने मुझे हमेशा द्वार पर खड़ा किया। मैं सिर्फ दरबार में जगह चाहता था, लेकिन आपने मुझे दरवाजे तक सीमित कर दिया। बीरबल ने उसकी बात बीच में काटी। तुम्हारी असली मंशा जगह नहीं थी, सत्ता थी। तुमने 3 दरबारियों को बहकाया, सैनिकों को भ्रमित किया, और दरबार की संपत्ति को मोहरों के जरिए अपने राज्य भेजा। लेकिन एक गलती कर बैठे, अपने संदेशों को मेरे भेजे जासूस से छिपा नहीं सके। रियाज फरीदी जरा भी नहीं डरा। वो बोला, मैं अकेला नहीं हूं बीरबल। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इन तीनों को पकड़कर तुमने मेरी योजना नष्ट कर दी? मेरा जाल बहुत गहरा है और अगले वार की शुरुआत हो चुकी है। बीरबल की आंखों में पहली बार हल्की चिंता चमकी। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया। रियाज फरीदी को बंदी बना लिया गया, लेकिन जाते जाते वो बोला, बीरबल, तुमने मेरी चाल पहचानी, मगर मेरी छाया को नहीं। वो तुम्हारे सबसे करीब है और अगली बार वार वहीं से होगा। रियाज फरीदी की छाया कौन है,
जो बीरबल के सबसे पास है? क्या बीरबल दरबार में छिपे उस असली गद्दार को पहचान पाएंगे? क्या अगला वार बीरबल पर खुद होगा? जारी 6वां भाग। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे पास होता है वही सबसे बड़ा धोखा भी दे सकता है? अगर गद्दार आपकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा रहा हो तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? रियाज फरीदी तो पकड़ लिया गया, लेकिन जाते जाते उसकी एक बात बीरबल के मन में गूंजती रही। मेरी छाया तुम्हारे सबसे करीब है। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्होंने अपने कमरे में अपने सबसे पुराने साथियों की सूची निकाली, वो लोग जो वर्षों से उनके साथ थे। उन्हें याद आया एक व्यक्ति, शेख सलीम, बीरबल का निजी सहायक, जो वर्षों से उनके हर काम में साथ रहा था। सरल, समझदार, वफादार, और शायद यही सबसे बड़ा भ्रम था। बीरबल ने बिना कुछ कहे शेख सलीम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर तैनात कर दिए। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आने लगी। रात के अंधेरे में सलीम किसी गुप्त व्यक्ति से मिलने जाता था। उसने दरबार की कुछ गोपनीय योजनाओं की नकल बनाई थी और एक खास काली मुहर का इस्तेमाल कर रहा था। वही मुहर जो रियाज फरीदी की चिट्ठियों में मिली थी। बीरबल ने अकबर को सूचना दी और कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा गद्दार मेरी छाया बनकर मेरे ही साथ चल रहा था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पूरी तरह सुनिश्चित हो? बीरबल बोले, इतना सुनिश्चित हूं जितना ये कि सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए एक आखिरी खेल मुझे खेलना होगा। और फिर आया वो दिन। दरबार में बीरबल ने एक झूठी घोषणा की, हमें एक नया राजाज्ञा बनाना है जिसमें सेनाओं की तैनाती के नए स्थान, खजाने की सुरक्षा और गुप्तचर तंत्र की पूरी योजना दर्ज होगी। ये दस्तावेज केवल मेरे पास होगा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। सभी दरबारी चले गए, लेकिन उस रात बीरबल ने वो दस्तावेज जाली रूप में तैयार किया। एक ऐसा नक्शा जिसमें सारी जानकारी गलत थी। और अगली सुबह वो दस्तावेज चोरी हो गया। 20 कोस दूर के गांव में एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया। उसके पास वही दस्तावेज था। उसने कहा, मुझे ये बीरबल के सहायक से मिला था। नाम था शेख सलीम। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, सलीम, क्या तुमने बीरबल को धोखा दिया? सलीम कांपते हुए बोला, मैं मजबूर था, जहां पनाह, मेरे परिवार को बंदी बना लिया गया था। रियाज फरीदी ने कहा था कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने केवल वही किया जो उसने कहा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सलीम, वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब डर सामने होता है। तुमने डर को चुना, न कि धर्म। लेकिन तभी सलीम की आंखों में अचानक क्रूरता आ गई। उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो ये सब अभी खत्म हो गया? रियाज सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अभी भी है, और अगला हमला बीरबल तुम पर खुद होगा। ऐसा हमला जो तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारे दिल को तोड़ेगा। सस्पेंस। सलीम के पीछे कौन है जो रियाज से भी खतरनाक है? क्या अगला हमला बीरबल की भावनाओं पर होगा? क्या वो हमला उनके परिवार या उनके अतीत से जुड़ा है? 7वां भाग। अगर आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि है और दुश्मन आपको वहां नहीं बल्कि दिल पर वार करे, तब आप क्या करेंगे? जब चोट शरीर पर नहीं बल्कि भावनाओं पर हो, तो क्या बीरबल भी हिल सकते हैं? शेख सलीम के छल से उबरते ही बीरबल को एक और गहरा झटका लगा। एक गुप्त संदेश आया, तुम्हारा अगला निशाना तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन अब वो तुम्हारे पास नहीं है। उसे खोजने की कोशिश मत करना, वरना ये आखिरी कोशिश होगी। संदेश के साथ एक छोटी सी पायल भेजी गई थी। वही पायल जो बीरबल की बहन चंद्रकला पहना करती थी, जो वर्षों पहले गायब हो गई थी और जिसे सब मृत मान चुके थे। बीरबल का चेहरा एक पल को सख्त और फिर भावुक हो गया। चंद्रकला जिंदा है? अकबर ने गंभीरता से पूछा। बीरबल, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि ये तुम्हारी बहन की पायल है? बीरबल ने जवाब दिया, हां, जहां पनाह,
इसे मैंने ही अपनी बहन को उसके विवाह के दिन पहनाया था। अब ये केवल दरबार की साजिश नहीं रही, अब ये बीरबल की व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन यहां एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। उसी रात बीरबल के महल के बाहर एक बुर्के में ढकी औरत दिखाई दी। वो दीवार के पास एक कमल का फूल छोड़कर चली गई। वही फूल जो चंद्रकला बचपन में बीरबल को हर बड़ी बात कहने से पहले देती थी। बीमारियों की तरह बीते हुए दर्द वापस आने लगे। बीरबल को शक हुआ, क्या चंद्रकला को बंधक बनाकर रियाज फरीदी से भी ऊंचे किसी शख्स ने उसे अपने खेल का हिस्सा बना लिया? अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में चंद्रकला के नाम एक सार्वजनिक घोषणा की। यदि मेरी बहन चंद्रकला जीवित है तो मैं उसे यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसका भाई अभी भी उसकी रक्षा के लिए खड़ा है, चाहे उसके खिलाफ पूरी दुनिया ही क्यों न हो। 3 दिन बाद एक गुप्त पत्र बीरबल को मिला। मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बहन नहीं रही। मैं अब केवल एक मोहरा हूं, एक ऐसी चाल का हिस्सा जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। मुझे ढूंढना मत, वरना अगला निशाना अकबर होगा। सी अकबर ने पूछा, क्या इसका मतलब है वो किसी और की सेना में शामिल हो गई है? बीरबल की आंखें नम थी, लेकिन स्वर ठोस। नहीं जहांपनाह, इसका मतलब है कि खेल अब दरबार से बाहर और बीरबल के घर के अंदर पहुंच चुका है। अब अगर मैं चुप बैठा रहा तो अगला वार मेरे नहीं, आपके तख्त पर होगा। सस्पेंस। क्या चंद्रकला वाकई दुश्मन के साथ है, या ये सिर्फ एक जाल है बीरबल को तोड़ने के लिए? सी ने किसे चुना है अगला निशाना? क्या बीरबल इस बार अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाएंगे? 8वां भाग। बीरबल ने खोली 3 दरबारियों की पोल। रानी के महल में छुपा राज। अगर साजिशें जमीन पर नहीं बल्कि महलों की छाया में पले, तो क्या सचमुच किसी पर यकीन किया जा सकता है जब बीरबल की सबसे बड़ी जंग उसकी बहन से नहीं बल्कि रानी के महल की चुप्पी से हो? तब क्या कोई जीतता है? बीरबल अब समझ चुके थे, मामला रियाज फरीदी या सलीम तक सीमित नहीं था। दुश्मन कहीं ऊंचा था और बहुत ही चालाक। उन्होंने चंद्रकला की आखिरी चिट्ठी को कई बार पढ़ा, हर शब्द, हर मोड़, हर विराम। और फिर उनकी नजर ठहर गई एक खास वाक्य पर। मैं अब एक मोहरा हूं, एक ऐसी चाल का हिस्सा जिसे तुम समझ भी नहीं सकते। ये वाक्य उनकी पुरानी याद से मेल खा रहा था। कुछ साल पहले रानी सलीमा बेगम ने बीरबल से एक गुप्त सलाह ली थी, एक योजना बनाई थी ताकि वो अपने मायके की संपत्ति सुरक्षित दरबार में लाए। बीरबल ने उस योजना में मदद की थी, लेकिन बाद में वो मामला दबा दिया गया। अब वही वाक्य और वही तरीका चंद्रकला की चिट्ठी में क्यों था? बीरबल ने सोचा, क्या रानी के महल से कोई इन योजनाओं को लीक कर रहा है? और फिर उन्होंने एक नाटकीय कदम उठाया। रानी के महल में गुप्त प्रवेश। अकबर की आज्ञा से एक विशेष रात बीरबल साधारण पहरावे में रानी के महल पहुंचे। सशरीर नहीं, बल्कि एक पुरानी परिचारिका का वेश धरकर। वहां उन्होंने देखा कि रानी की एक भरोसेमंद दासी मेहरुनिशा रात को छुपकर एक पत्र रेशमी कपड़े में लपेटती है और उसे महल के पिछले कुएं के पास रखकर चली जाती है। बीरबल ने इंतजार किया और कुछ ही देर में एक नकाबपोश आया और वो पत्र ले गया। बीरबल ने उसका पीछा किया और वो शख्स चंद्रकला निकली। लेकिन ये चंद्रकला शांत और मासूम नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा, चाल में गुरूर और होठों पर राज था। बीरबल सामने आ गए। बहन, इतनी दूर आकर भी क्यों छिपी हो? चंद्रकला कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि जो तूने समझा था कि मैं मरी नहीं, वो सच था। लेकिन जो तूने कभी नहीं जाना, वो ये कि मेरे गायब होने का राज तुम्हारे दरबार में ही दबा है। बीरबल अवाक थे। चंद्रकला आगे बोली, मुझे बंदी बनाने वाले सिर्फ दुश्मन नहीं थे, उनमें एक चेहरा तुम्हारा भी था। मैं तुम्हारी वफादारी की कीमत चुकाकर आई हूं। अब मैं किसी की बहन नहीं, मैं अपनी खुद की सेना की मुखिया हूं।
क्या बीरबल का अतीत ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? क्या चंद्रकला की नई पहचान उसे बीरबल का दुश्मन बना चुकी है? और रानी के महल की दासी मेहरुनिशा किसके इशारे पर काम कर रही थी? क्या आप उस ऐतिहासिक मोड़ के लिए तैयार हैं? जब हर चाल उलझ जाए, हर चेहरा नकाब में हो और हर रिश्ता संदिग्ध लगे, तब एक राजा, एक भाई और एक इंसान के बीच बीरबल किसे चुनेगा? चंद्रकला के शब्द बीरबल के सीने में बर्फ बनकर धंस गए। मैं अब किसी की बहन नहीं, मैं अपनी खुद की सेना की मुखिया हूं। उसके पीछे एक पूरी गुप्त सेना थी, राजाओं से गद्दारी करने वाले, शोषित, त्यागे गए लोग जो सत्ता से बदला लेना चाहते थे। चंद्रकला ने कहा, मेरे अपहरण के समय दरबार ने एक शब्द नहीं कहा, यहां तक कि तुमने भी नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने मेरी आत्मा को तोड़ा और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अब किसी राजा की प्रजा नहीं बनूंगी, मैं अपनी रियासत बनाऊंगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो क्या तुम उसकी भी हत्या करवा दोगी जिसने तुम्हें बचपन में कांटे से बचाया था, लेकिन अब तुम्हारी राह में कांटा है? चंद्रकला एक पल को रुकी, उसके होंठ कांपे। उसके भीतर कहीं बीरबल की बहन अब भी जिंदा थी। पर तभी पीछे से एक तीर चला, बीरबल की छाती की तरफ। चंद्रकला चीख उठी। नहीं, उसने दौड़कर तीर को रोका और वो तीर उसे लगा। बीरबल उसे थामकर जमीन पर ले आए। चंद्रकला, वो मुस्कराई। भैया, शायद देर हो गई, लेकिन आखिरी वक्त में मुझे रास्ता दिखाने वाला फिर से वही चेहरा था जिसे मैं भूल गई थी। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा बहन, मैंने तो तुम्हें सबसे पहले अपनी पूजा में रखा था। उसी क्षण महल की छतों पर मेहरुनिशा और उसकी टोली पकड़ी गई। वो असल में एक दुश्मन राज्य की जासूस निकली, जिसने चंद्रकला को बरगलाया था, उसका दुखी मन भड़काया था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने अपने दर्द को भी बुद्धि बना दिया और राज्य को बचा लिया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि तब तक नहीं जीतती जब तक दिल साथ न दे, और आज मैंने दिल से लड़ाई लड़ी थी। कहानी का अंतिम मोड़। कुछ महीनों बाद एक रहस्यमयी दस्तावेज अकबर के पास आया। उसमें लिखा था, एक युद्ध हार गई हूं, पर अंत नहीं हुआ है। चंद्रकला मर चुकी है, पर जो सपना उसने देखा वो अब मेरी आंखों में है। जेड। अकबर ने पूछा, जेड कौन है? बीरबल बोले, शायद अगली साजिश की परछाई, या फिर हमारी परीक्षा का अगला अध्याय। यही अंत है इस अध्याय का, लेकिन अगली कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां बीरबल को फिर अपने सबसे करीबी पर शक करना होगा। क्या आप तैयार हैं उस नई चाल के लिए? बीरबल बनाम जेड, अगला युद्ध दिल और दरबार के बीच जल्द आ रहा है। जिस साजिश ने बीरबल को तोड़ने की कोशिश की, वही उसे और भी महान बना गई। चंद्रकला की कुर्बानी ने दरबार की नींव हिला दी थी। एक ओर जहां गलतफहमी ने भाई बहन को बांट दिया, वही आखिरी पल में प्यार और सच्चाई की ताकत ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। अकबर ने चंद्रकला के सम्मान में एक स्मारक बनवाया, शौर्य और पश्चाताप की रानी चंद्रकला महल, जहां हर साल वो स्त्रियां सम्मानित की जाती जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बीरबल ने वो पायल सदा के लिए अपने तख्त के पास रख दी, याद दिलाने के लिए कि रिश्ते सत्ता से बड़े होते हैं और दिल की जीत सबसे बड़ी होती है। तीनों दरबारियों, रियाज फरीदी, शेख सलीम और मेहरुनिशा को सजा मिली, पर बीरबल ने सिर्फ सजा नहीं दी, उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू करवाई, बुद्धि से पहले संवेदना, जिसमें सिखाया गया कि एक सच्चा दरबारी सिर्फ समझदार नहीं, संवेदनशील भी होना चाहिए। और अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इतने राज, इतनी चालें, अब जब सब कुछ शांत हो गया है, तुम कैसा महसूस करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, साजिशें थकाती हैं, पर रिश्ते संभालते हैं। मैं टूटा नहीं, क्योंकि मेरी जड़ें गहरी थी, और मेरी जड़ थी भरोसा,
और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ 3 दरबारियों की पोल खोली, बल्कि उस दर्द और साजिश का भी अंत किया जो वर्षों से दिलों में पल रही थी। यही थी एक महान दरबारी की आखिरी लड़ाई और उसकी सबसे बड़ी जीत। अकबर ने मांगी बीरबल से असंभव चीज, भाग दो। क्या आपने कभी सुना है किसी राजा ने अपने मंत्री से ऐसी चीज मांगी हो जो धरती पर है ही नहीं? और अगर वो मंत्री बीरबल हो तो क्या वो वाकई वो चीज लाकर दे सकता है? लेकिन इस बार मामला कुछ ऐसा है कि खुद बीरबल भी पहली बार सोच में पड़ गया। सुबह का दरबार लगा हुआ था। मोर पंखों से सजी पंखा झलती दासिया, गंधर्वों सी संगीत की मधुर स्वर लहरिया और दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान। अकबर महाराज आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिख रहे थे। बीरबल ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, क्या आज कोई सपना देखा है जहां आपको जीत ही जीत मिली हो? अकबर हंस पड़ा। नहीं बीरबल, आज तो नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं सोचता रहा एक चीज के बारे में जो इस धरती पर कोई लाकर दे ही नहीं सकता। दरबारी चौंके। बीरबल की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। ऐसी कौन सी चीज महाराज? अकबर गंभीर हो गया। बीरबल, मुझे एक ऐसी खुशबू लाकर दो जो किसी फूल में ना हो, किसी इत्र में ना हो, किसी पकवान में ना हो, और फिर भी मन को बांध ले। दरबार सन्न रह गया। कुछ देर तक कोई कुछ ना बोला। तानसेन तक ने हार मान ली। महाराज, ऐसी खुशबू तो सिर्फ कल्पनाओं में ही मिल सकती है। अकबर ने आंखें तरेरी। पर बीरबल तो कल्पना से भी आगे की बात करता है। बोलो बीरबल, लाओगे? बीरबल मुस्कराया, लेकिन इस बार वो मुस्कान स्थायी नहीं थी। वो उठकर खड़ा हुआ, झुककर बोला, महाराज, मैं आपको वो खुशबू लाकर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 7 दिन चाहिए और आपके सबसे ईमानदार गुप्तचर की मदद। गुप्तचर? अकबर ने चौंक कर पूछा। जी महाराज, क्योंकि ये खुशबू किसी फूल से नहीं, एक सच से निकलेगी, और सच की खुशबू छिपाने वाले बहुत से चेहरे हैं जिन्हें ढूंढना होगा। बीरबल निकल पड़ा अपनी अजीब सी खोज पर। वो किसी जंगल में नहीं, बल्कि लोगों के बीच गया। बाजार, गलियां, मंदिरों के पीछे, गांव की चौपालों तक। वो वहां लोगों से एक ही सवाल पूछता, क्या तुम्हें कभी ऐसा कुछ मिला जिसकी कोई महक नहीं थी, लेकिन जिसने तुम्हारा मन बदल दिया हो? लोग उलझ जाते, हंसते। कोई कहता, हां, मेरी बीवी की डांट, तो कोई कहता, मेरे गुरु की चुप्पी। बीरबल हर जवाब को ध्यान से सुनता, पर असली खुशबू अभी नहीं मिली थी। एक शाम एक बूढ़ी औरत ने बीरबल से कहा, बेटा, कभी किसी गरीब की आंखों में झांका है? वहां जो तृप्ति होती है ना, जब कोई भूखा इंसान पहली बार पेट भर खाता है, उसकी भी एक खुशबू होती है जो केवल दिल को महकाती है। बीरबल के होठों पर एक गहरी मुस्कान आई, लेकिन फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस खुशबू तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, पर वो चीज अभी भी अधूरी है जो महाराज मांग रहे थे। 7वें दिन बीरबल लौटता है दरबार में। सबके सामने एक छोटा सा मिट्टी का दीपक रखता है। महाराज, ये है आपकी मांगी हुई खुशबू, पर इसके पीछे एक रहस्य है जो अभी पूरा नहीं हुआ। अकबर ने चौंक कर पूछा, एक दीपक? इसमें क्या है? बीरबल बोला, महाराज, इस दीपक में वो तेल है जो उस औरत ने दिया है जिसकी बेटी को राजमहल की गलियों में ही किसी ने बेबस किया था। और आज वही लड़की एक मंदिर में लोगों को पढ़ना सिखा रही है। ये खुशबू उस सम्मान की वापसी की है जो इत्र से नहीं, इंसानियत से निकलती है। अकबर उठ खड़ा हुआ। दरबार सन्न। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन महाराज, असली खुशबू की तलाश अभी बाकी है, क्योंकि अब मुझे उस इंसान को ढूंढना है जो इसे छिपाना चाहता है और दरबार में बैठा है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। मतलब, ये कोई साजिश है? बीरबल ने धीरे से कहा, जी, और अगली बार मैं लाऊंगा एक ऐसी चीज जो दिखेगी सबको, पर होगी किसी की नहीं। बस अगली बार मुझे इजाजत दीजिए।
उस साजिश का चेहरा उजागर करने। अब सवाल यह है, आखिर वो साजिश क्या है? कौन है दरबार में छुपा वो चेहरा? और क्या बीरबल अगली बार सच में वो अदृश्य चीज लाकर दिखा पाएगा? भाग 3। क्या कोई चीज ऐसी हो सकती है जो सबको दिखे पर हो किसी की नहीं? क्या बीरबल सच में ऐसी चीज दरबार में लाकर दिखा सकता है? और अगर लाया तो क्या दरबार के किसी गुप्त राज से पर्दा उठेगा? दरबार लगा हुआ था। महाराज अकबर पहले से ही उत्सुक थे। बीरबल, क्या तुम तैयार हो उस चीज को लाने के लिए जो दिखती तो है पर होती किसी की नहीं? बीरबल मुस्कराया। महाराज, मैं वो चीज लाया हूं, लेकिन उसे समझने के लिए आपको और दरबारियों को एक खेल में हिस्सा लेना होगा। दरबारी चौंक गए। खेल? वो भी दरबार में? क्या खेल? अकबर ने पूछा। बीरबल बोला, ये एक खुली नीलामी होगी, पर चीज वही होगी जो सबको दिखेगी और फिर भी किसी की नहीं हो पाएगी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने एक बड़ा सा कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक साधारण सी लकड़ी की डिबिया थी। यह है वो वस्तु जिसकी नीलामी होगी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी सी डिबिया? जरूर कोई चाल होगी। बीरबल बोला, नीलामी शुरू होती है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा वस्तु उसकी होगी। लेकिन एक शर्त है, कोई भी अंदर नहीं झांकेगा जब तक नीलामी पूरी न हो जाए। बोली लगनी शुरू हुई। राजकवि 50 अशरफिया, सैनिक प्रमुख 100, गुप्तचर मुखिया 200। बीरबल हर बोली पर मुस्कराता गया। अंत में दरबार का सबसे चतुर मंत्री, जो अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, चिल्लाया, 500 अशरफिया। बीरबल ने हथेली बजाई। बधाई हो, ये वस्तु अब आपकी है। मंत्री मुस्कराता हुआ उठा, डिबिया लेने बढ़ा। सबकी निगाहें उस पर थी। उसने जैसे ही डिबिया खोली, अंदर कुछ नहीं था, खाली। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल बोला, महाराज, यही है वो चीज जो सबने देखी पर असल में किसी की नहीं थी। लालच। अकबर मुस्कराए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता भी थी। बीरबल, तुमने न केवल असंभव चीज दिखाई, बल्कि दरबार में बैठी लालच की सच्चाई भी सामने ला दी। बीरबल बोला, महाराज, असली बात अभी आई नहीं है, क्योंकि इस नीलामी में जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाला था, उसी ने हाल ही में एक गरीब किसान की जमीन अपने नाम करवाई है, बिना दस्तावेजों के। दरबार में सन्नाटा। अकबर चौंक पड़ा। क्या तुम कहना चाहते हो कि? बीरबल बोला, जी, और मैंने उस किसान को दरबार के बाहर बुला रखा है। अब अगर इजाजत हो तो उस दस्तावेज की असली खुशबू आपको दिखाओ, जो न्याय की महक लिए हुए है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो अगली बार तुम हमें वो दस्तावेज दोगे जिसकी स्याही किसी न्याय की कहानी कहेगी? बीरबल सिर झुकाकर बोला, हां महाराज, पर वो दस्तावेज अब भी अधूरा है, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए एक गवाह की जरूरत है, जो अब बोल नहीं सकता। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल धीमे स्वर में बोला, गवाह जो मर चुका है, लेकिन मैंने उसकी आवाज बचा ली है। अगली बार वो खुद दरबार में गवाही देगा। अब सवाल यह है, मरा हुआ गवाह कैसे गवाही देगा? क्या बीरबल ने कोई और चाल चली है, या कोई राज है जो समय से पहले ही दफन हो गया था? ने मांगी बीरबल से असंभव चीज। भाग 4। क्या कोई गवाह मरने के बाद भी बोल सकता है? क्या बीरबल सच में उस मरे हुए गवाह की आवाज लाकर दिखा सकता है? और क्या वो आवाज दरबार के अंदर एक नई साजिश को उजागर करने में मदद करेगी? दरबार में सभी की नजरें बीरबल पर थी। सबका दिल धड़क रहा था। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा भी। बीरबल, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक मरे हुए गवाह की आवाज है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जी महाराज, और वो आवाज अब आपको सुनने को मिलेगी।
अकबर ने सोचा, क्या यह सच में संभव है? क्या बीरबल ने कोई और जादू किया है? वो जैसे जैसे बीरबल की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे दरबार में एक हलचल मच गई। मरे हुए गवाह की आवाज, ये तो किसी दैवी शक्ति की बात लगती है। बीरबल ने धीरे से एक पुरानी संजीदा किताब खोली। महाराज, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्राचीन विद्या है, और ये विद्या मुझे एक पुराने गुरु से प्राप्त हुई थी। तुम्हारा गवाह कौन था? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाया और फिर कहा, वो गवाह एक साधारण किसान था महाराज, लेकिन उसकी सच्चाई इतनी गहरी थी कि आज भी उसकी आवाज गूंज रही है। अकबर ने आंखें फैलाकर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो गवाह कौन था? बीरबल ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। महाराज, इस वक्त नाम का खुलासा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उस गवाह की मौत के पीछे क्या सच्चाई छुपी थी। तभी दरबार के बाहर एक आवाज आई। महाराज, क्या आप हमें सुनेंगे? यह आवाज एक गहरी, धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज थी। सब चौंक पड़े। ये क्या है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। ये आवाज। बीरबल मुस्कराया। ये गवाह की आवाज है। बीरबल ने दरबार के एक कोने से एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति निकाली और उसे अकबर के सामने रखा। महाराज, इस मूर्ति में वो गवाह की आत्मा बस गई है। इस मूर्ति की मदद से हम उस गवाह की आवाज सुन सकते हैं। अकबर को यह सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जिज्ञासु था। बीरबल ने मूर्ति पर हाथ रखा और मंत्रोच्चारण करने लगा। चमकते हुए पल में सबकी आंखों के सामने गवाह की आवाज गूंजने लगी। मैं वो किसान हूं जिसे धोखा दिया गया, और मेरी जमीन जो अब तुम्हारे दरबार में किसी और के नाम है, वो मेरी नहीं थी। दरबार में सन्नाटा था। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। क्या यह सच है? अकबर ने तीव्रता से पूछा। हां, गवाह की आवाज फिर से गूंजी। मुझे मारने से पहले उस व्यक्ति ने मेरी जमीन पर अपनी मुहर लगाई थी, ताकि वो उसे अपना बना सके। बीरबल ने फिर कहा, महाराज, अब समय आ गया है उस व्यक्ति को सामने लाने का, क्योंकि वो वही है जो दरबार में बैठा है, और यही व्यक्ति इस गवाह की मौत का असली कारण है। अकबर ने तेजी से अपने दरबारियों को देखा। एक एक करके सबके चेहरे बदलने लगे। क्या यह सच है? अकबर ने कहा। क्या हम में से कोई ऐसा अपराध कर रहा था? बीरबल ने धीरे से कहा, जी महाराज, और वो व्यक्ति यही बैठा है, आपके ठीक सामने। दरबार में खामोशी छा गई। सभी की निगाहें उस व्यक्ति पर टिकी थी जो अभी तक चुप था। वो व्यक्ति दरबार के कोने में बैठा था और उसकी आंखों में घबराहट थी। महाराज, वो व्यक्ति बोला, ये सब झूठ है, लेकिन उसकी आवाज में भय और तनाव साफ दिख रहा था। अकबर ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम कौन हो जो हमारी नजरों के सामने इतनी बड़ी साजिश कर रहा था? बीरबल ने अपनी आंखों से इशारा किया और एक दास ने दरबार के उस व्यक्ति को पकड़ लिया। ये वही आदमी है जो गवाह की मौत के पीछे था और उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए सारा खेल रचा था। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने न केवल उस गवाह की आवाज को जीवित किया, बल्कि एक बड़ी साजिश को भी बेनकाब किया। लेकिन अब असली चुनौती तो यह है कि इस गद्दारी को दरबार में कैसे सुलझाया जा। अब सवाल यह है, वो गद्दार दरबार का कौन सदस्य था? क्या अकबर अब उस साजिश को सजा देगा? और बीरबल का अगला कदम क्या होगा? भाग 5। क्या बीरबल अब उस गद्दार का पर्दाफाश करेगा जो दरबार में बैठा है? क्या अकबर उस साजिश को सजा देगा, या फिर बीरबल के अगले कदम से एक नया मोड़ आएगा? दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से उस व्यक्ति को पकड़वाया जिसे सबने गद्दार समझ लिया था। अकबर की आंखें तेजी से उस व्यक्ति पर टिकी थी जो डर से कांप रहा था। वो मंत्री जो पहले अपने आचरण को एकदम सही समझता था, अब घबराया हुआ था। उसकी पसलियां धड़क रही थी और उसकी आंखों में
घबराहट साफ दिख रही थी। महाराज, ये सब कुछ गलत है, उस मंत्री ने घबराते हुए कहा। ये झूठ है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उसकी आवाज में अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। अकबर ने उसे गंभीरता से देखा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बातें बहुत कुछ बता रही है। बीरबल, इस गद्दार का क्या करना चाहिए? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सच्चाई सामने आ चुकी है और अब इस गद्दारी का पर्दाफाश होने वाला है। लेकिन इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गद्दार ने अपनी साजिश को इतनी चालाकी से छिपाया था कि अब तक हम सबको धोखा दे रहा था। बीरबल ने दरबार में मौजूद हर दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि इस व्यक्ति ने न केवल गवाह की हत्या की थी, बल्कि उसके बाद उस किसान की जमीन पर भी कब्जा किया था। वो जमीन नहीं थी, बल्कि ये साजिश थी, एक चाल थी जो पूरी तरह से तैयार की गई थी। और ये कोई और नहीं, बल्कि यही मंत्री है जो हमारे सामने है। सभी की निगाहें उस मंत्री पर टिक गई। मंत्री के पसीने छलकने लगे थे। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फंसाया जा रहा है। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम खुद फंसे हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारी गलतियों का पर्दाफाश कर रहा है। तुम अब तक जो भी छिपा रहे थे, अब वो सब बाहर आ चुका है और तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। बीरबल ने अपने हाथ से एक इशारा किया। तुरंत ही दरबार में रखे गए दस्तावेजों को एक सिपाही ने उठाया और मंत्री के सामने रखा। महाराज, यहां उन दस्तावेजों की प्रतियां है जिनमें इस गद्दार की हर एक साजिश का प्रमाण है। इसने सिर्फ किसान को ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जमीनों को हड़पने की कोशिश की थी। और जब यह मरा हुआ गवाह सामने आया, तब इसका चेहरा पूरी साजिश के साथ सामने आ गया। अकबर ने दस्तावेजों को ध्यान से देखा, फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये सब कैसे जान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जब आप एक सही रास्ता अपनाते हैं तो रास्ता खुद ही सामने आ जाता है। गवाह की आत्मा और उसकी आवाज ने ही सच्चाई को बाहर निकाला। ये साजिश मेरे सामने एक खुली किताब की तरह थी। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर दरबार की ओर देखा। अब इस गद्दार का क्या किया जाए? दरबार में हर किसी का दिल धड़क रहा था। मंत्री की सजा क्या होगी? क्या उसे मौत मिलेगी या कुछ और? बीरबल ने अपनी पूरी दयालुता के साथ कहा, महाराज, ऐसे लोगों को जीवन का एक दूसरा मौका देना चाहिए। उन्हें इस गलत रास्ते से मुक्ति दिलवानी चाहिए, ताकि वे अपने किए पर पछताएं और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। अकबर ने गहरी सोच के बाद कहा, ठीक है, इस गद्दार को जीवन भर के लिए अपने अपराधों का पछतावा करने का आदेश दिया जाता है। उसे गांव में जाकर लोगों से माफी मांगनी होगी और उस किसान की जमीन को फिर से वापस लौटाना होगा। लेकिन जब सब कुछ शांत हो चुका था, बीरबल ने अचानक कुछ और कहा, महाराज, ये केवल शुरुआत है। इस साजिश का पर्दाफाश करने से हम केवल एक गद्दार को पकड़े हैं, लेकिन असली सच्चाई तो अभी बाकी है। इस गद्दार ने केवल एक जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वह दरबार के भीतर कुछ और भी छुपा रहा है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने चुपके से कहा, महाराज, अब हमें उस गद्दार की सच्चाई के साथ साथ और भी गहरे राज को खोजना होगा, क्योंकि इस गद्दार की पूरी कहानी हमें कुछ और बड़े राज से जोड़ रही है, जो दरबार के भीतर से बाहर तक फैल सकते हैं। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा, तो तुम कह रहे हो कि यह सिर्फ एक गद्दारी का मामला नहीं था? जी महाराज, अब जो सच्चाई सामने आएगी वो पूरी दरबारी राजनीति को हिलाकर रख देगी। बीरबल ने धीरे से कहा, अब सवाल यह है, क्या बीरबल उस और भी बड़े राज को उजागर करेगा? क्या अकबर अब पूरे दरबार को साफ कर देगा, या फिर बीरबल की अगली चाल कुछ और गहरी साजिशों को खोल देगी? भाग 6। क्या बीरबल उस गहरे राज को बेनकाब कर पाएगा?
जो दरबार के भीतर छिपा था? क्या अकबर को सच्चाई का पूरा पता चल पाएगा या फिर एक और साजिश सामने आएगी? दरबार में सब चुप थे। बीरबल ने जैसे ही ये कहा कि सच्चाई अभी बाकी है, सभी की निगाहें एक बार फिर उस मंत्री पर टिकी। मंत्री, जो अब तक अकबर के सामने झुका हुआ था, अब अपने अपराधों के बारे में सोचकर सिहर रहा था। लेकिन बीरबल का कहना था कि यह सिर्फ एक गद्दारी का मामला नहीं था, बल्कि एक और बड़ी साजिश छिपी हुई थी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, तुम कह रहे हो कि यह सिर्फ एक गद्दारी का मामला नहीं था? तो फिर दरबार में और क्या छुपा हुआ है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, महाराज, अब तक हम सब उस गद्दार को सिर्फ एक छोटे से खेल की तरह देख रहे थे, लेकिन यह दरबार के भीतर एक और राजनीति का हिस्सा था। सभी के चेहरे पर आश्चर्य था। क्या यह सच में इतनी बड़ी साजिश थी? अकबर को इस सब की सच्चाई समझ में नहीं आ रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, यह साजिश केवल जमीन को हड़पने की नहीं थी, बल्कि इस गद्दार ने और भी कई दरबारी फैसलों को प्रभावित किया था। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दरबार के अन्य सदस्यों के फैसलों को नियंत्रित कर रहा था। अकबर ने एक झटका सा महसूस किया। तुम कहना चाहते हो कि उसने केवल गरीब किसान की जमीन ही नहीं छीनी, बल्कि उसने हमारी सारी राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की? जी महाराज, यही सच्चाई है, बीरबल ने कहा। इसने दरबार के फैसलों में हस्तक्षेप किया और कई बार गलत लोगों को गलत तरीके से प्रभावित किया। इस गद्दार का असली इरादा दरबार की राजनीति को अपने हाथ में लेना था। बीरबल ने फिर एक बार मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अब हमें इस मंत्री से सभी जमीनों और फैसलों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, ताकि हम जान सके कि इसने और कितने लोगों को धोखा दिया है। अकबर ने तुरंत मंत्री से पूछा, क्या तुम इस सबका खंडन कर सकते हो? मंत्री का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, महाराज, मंत्री ने कांपते हुए कहा। मुझे सिर्फ सत्ता की लालच थी। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने सचमुच एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया। अब हमें इसकी पूरी सच्चाई जाननी होगी। अकबर ने ठान लिया कि इस गद्दार को सख्त सजा दी जाएगी। तुमने दरबार के विश्वास को तोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और तुम अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों के लिए काम करके उन्हें मदद पहुंचाओगे। मंत्री ने सिर झुका लिया और बीरबल ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, महाराज, सच्चाई ने अंततः अपनी राह दिखाई। अब हम सब शांति से रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर